ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि इस पेज में नहीं आएगा तो क्वेश्चन इस पेज में नहीं पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को मैं रहने देता हूँ। जब फिर से दोबारा कंटिन्यू होगा ये टॉपिक ना बेटा, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैं ये बार रिवाइज करा दूंगा पूरा स्टार्टिंग से, फिर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। ओके बेटा? यस सर। तो हम लोगों को पढ़ना है अभी फिलहाल के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तुम लोग स्कूल में केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा होगा ना? नहीं सर, स्कूल में स्टेट्स ऑफ मैटर चल रहा है। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद शायद केमिकल इक्विलिब्रियम ही स्टार्ट करेंगे वे लोग, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना बेटा, बहुत ही आसान चैप्टर ये है ना। तो अगर बात किया जाए बाकी जो चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, गैसियस स्टेट हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर, उससे रिलेटिवली इजी चैप्टर ये है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, जो टॉपिक कवर करना है ना। तो इसमें है, पहला है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जेई एडवांस में बोल लो बेटा, यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ये जेई एडवांस का टॉपिक है, ठीक है। मैं फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको, जेई एडवांस। जेई एडवांस में है लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये चारों पढ़ना हम लोगों को जे एडवांस के लिए, और मेंस के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। मेंस का जो टॉपिक है जनरली एडवांस से ज़्यादा होता है। तो पहला है हम लोग पढ़ने बेटा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तुम लोग मालूम है जो रिएक्शन है दो टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। सर आपने तो वो चैप्टर 4 स्टार्ट करवाया था ना? हाँ बेटा, अभी ज्वाइन किया है बेटा अक्षरा? यस सर। ओके, तो मैं एक मिनट कुछ लोगों को और ज्वाइन हो जाने दो, फिर मैं एक साथ फिर दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ मैंने क्या बोला है अभी को। ओके सर। ओके बेटा, आई होप जितने लोग ज्वाइन करना था ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है। एक दो लोग मान लो और आ जाते हैं तो उनको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। घर भी ताज लेट हो गए तुम सब देखो बेटा। ओके, तो मैंने क्या बोला था बेटा कि जो चैप्टर था, लास्ट चैप्टर जो मैंने स्टार्ट करवाया था केमिकल बॉन्डिंग, वो एक्चुअली इस फेज में नहीं, उसका क्वेश्चन इस फेज में नहीं आएगा। जो तुम्हारा टेस्ट होगा ना बेटा, उस टेस्ट में केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो जो क्वेश्चन आने वाला पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जो केमिकल बॉन्डिंग है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जहां से हमने छोड़ा है केमिकल बॉन्डिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, पूरा रिवाइज कराने के बाद, स्टार्टिंग से जो केमिकल बॉन्डिंग है स्टार्टिंग से रिवाइज कराने के बाद फिर से मैं वहां से कंटिन्यू करूंगा लास्ट क्लास में जहां पर मैंने छोड़ा था। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इस पेज में है, ठीक है। जो टॉपिक डिवाइड किया गया है उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम है, तो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में मेरे दिमाग से निकल गया होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान चैप्टर है, समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। ओके तो सर। मैंने यही बताया था कुछ देर तक पहले, मैंने यही डिस्कस किया था। ओके, और किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो मुझसे। तो हम लोगों को पढ़ना है जे एडवांस में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन? तो पहले तो हमें मालूम है केमिकल इक्वेशन क्या होता है ना, उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन में बी ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल एंड सेकंड वन इज irreversible reaction. So come to the first point, reversible reaction. So what is reversible reaction? It is given that a reaction in which not only the reactant react to form the product under certain condition, but also the product react to form a reactant under the same condition is called reversible reaction. तो जो वर्ड रिवर्सिबल तुम्हारे दिमाग में अच्छे से छप जाना चाहिए। रिवर्सिबल मतलब दोनों साइड, है ना। ये तो मालूम है तुम लोगों को बेटा, रिवर्सिबल का मतलब है ना, इसका जो शाब्दिक अर्थ है दोनों साइड, है ना।
फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में अगर रिएक्शन चल रहा हो, जैसे आयरन और वाटर रिएक्ट करके Fe3O4 बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, तो Fe3O4H2 रिएक्ट करके वापस आयरन और वाटर भी बना सकता है। ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। उसी तरह से ये भी है, अमोनिया वाला भी है ना, N2 + thrice H2 गिव्स अमोनिया। तो समझ में आ गया बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल एरो से इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, है ना। यहाँ पे जो एरो है, 2 एरो बनाओगे इस तरह से और इस तरह से। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है दोनों डायरेक्शन चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। जो आगे का रिएक्शन है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड, जो पीछे वाला रिएक्शन उसको बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, है ना। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे यहाँ लिखा गया है इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो कोई बताए बेटा इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा। अब तो मैंने बता दिया रिवर्सिबल, तो इररिवर्सिबल क्या होगा, क्या होगा बेटा। मतलब रिएक्शन बैकवर्ड ना हो, है ना, एक ही डायरेक्शन में जाए, उसको इररिवर्सिबल बोलेंगे ना बेटा। यस सर। यस सर। हाँ, इतना क्या सोचना, रिवर्सिबल मतलब दोनों साइड, और इररिवर्सिबल मतलब केवल एक डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा हो तो उसको तुम बोलोगे, है ना, रिवर्सिबल। यस सर। ओके, तो इसमें एग्जांपल दिया गया है AgNO3 + NaCl गिव्स AgCl + NaNO3। अब देखो यहाँ पे जो मेटल है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके MgO बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी क्या है, इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो इररिवर्सिबल रिएक्शन उसको एक सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह से एक एरो रहेगा ना। तो अगर सिंगल एरो बना हुआ उसका मतलब क्या है, ये इररिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर 2 एरो बन गया आगे पीछे दोनों साइड, इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ देखो केवल एक एरो बना हुआ, इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन इररिवर्सिबल है। ठीक बेटा, इतना समझ में आ गया। यस सर। जी। चलो यस सर। देखो कितना आसान टॉपिक है ये, है ना। आगे चलो, यहाँ देखते हैं लोग इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम, यहाँ पर एक टर्म है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि देखो, जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वहीं पर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसको देख ले बेटा, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर वैसे मैं एक लिख रहा हूँ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। एक होगा बैकवर्ड रिएक्शन, जहां पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो 2 रिएक्शन हो गया ना बेटा यहाँ पर, है ना। यस सर। 2 एरो मतलब 2 Yes, रिएक्शन, sir. एक होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा होगा बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन यहाँ पर लगातार चल रहा है। तब होता क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो लगातार प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और जो प्रोडक्ट है वो लगातार रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहेगा। ये कन्वर्ट होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कि 2 पर्सन यहाँ पर है, ठीक है। अब एक पर्सन क्या रहा है, यहाँ पर इसको 2 रुपए दे रहा है ना। जो ए है, ए बी को 2 रुपए दे रहा है, बी भी क्या कर रहा है, ए को 2 रुपए दे दिया, है ना। ए ने बी को 2 रुपए दिया और बी ने ए को 2 रुपए दे दिया। इसका मतलब जो नेट चेंज है, ओवरऑल चेंज क्या हुआ बेटा, 0 होगा कि नहीं बेटा, बताओ। यस सर। ए के पास है ना, Yes, sir. ए ने कितना ओवरऑल दिया, 0। बी ने कितना ओवरऑल एक्सेप्ट किया, 0। मतलब जो नेट चेंज है 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है रिएक्शन में। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस स्टेज पर दोनों जो रेट होगा, कन्वर्जन का जो रेट होगा, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और जिस रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों ही रेट, मैं यहाँ पर रेट को RF लिख दे रहा हूँ, RF मतलब फॉरवर्ड रेट, और बैकवर्ड को मैं RB लिख दे रहा हूँ, RB मतलब बैकवर्ड रेट। दोनों रेट क्या होगा बेटा, इक्वल हो जाएगा, है ना। कि जिस रेट से R P में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से P R में कन्वर्ट हो रहा होगा।
तो इस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, कट कट के आ रही थी। अच्छा, आवाज बेटा कट कट के आ रहा, सबको कट कट के आ रहा है या तुम्हें? सर अभी नहीं, थोड़ी देर कट के आ रही है। सर अब सही आ रही है। कट कट के पहले कट कट के आ रही थी मतलब, है ना? यस सर, Yes, sir. अब तो सर Yes, सही sir. आ रही है। ओके, तुरंत बोल दिया करो बेटा, आवाज जब कट कट के आए ना तुरंत बोल दिया करो, है ना? हो सकता है कुछ वायर वगैरह यहाँ पर हिल जाता हो, तो ढेर सारे यहाँ पर पोर्ट में लगे हुए हैं वायर ना, यहाँ पर करंट करने के लिए, तो तुरंत बोल दिया करो। ओके, तो यहाँ देखो बेटा, दो रिएक्शन चल रहे हैं, आवाज क्लियर आ रहा है? दो रिएक्शन चला बेटा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर दो रिएक्शन चल रहा है, एक होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा होगा बैकवर्ड रिएक्शन, है ना? तो जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो क्या बोलोगे बेटा? इक्विलिब्रियम बोलोगे। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम में दो रेट इक्वल हो जाएगा, फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट, दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो अगर पूछा एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर व्हाट इज इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में क्या बोलोगे बेटा कि, है ना, कि इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है, यही है इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसा टाइम जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाए, जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए, उसको तुम बोलोगे इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको डिफाइन भी किया गया है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट at most of the process include chemical reaction when carried out in a closed vessel do not go to completion, they proceed to some extent leaving considerable amount of reactant product. When such a stage is reached in a reaction is said to be reaction has attained the state of equilibrium. तो ये सेकंड डेफिनेशन दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो फर्स्ट पे मैंने बताया था डेफिनेशन वो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इसमें दोनों रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल होगा, उसी का जो है सेकंड फॉर्म में दिया गया है। तो इसको नोट कर लो, जो इक्विलिब्रियम का जो डेफिनेशन लिखा गया एनसीईआरटी में, ये वाला इसको नोट कर लो। यहाँ पर नोट रेट कर, क्या है? हाँ बेटा सर एक बोलो। मिनट रुक जाओ सर, कर रहे हैं, बस होने वाला है। तो यहाँ पर रेट का मतलब क्या है? बेटा देखो, अगर कोई भी रिएक्शन चल रहा है तो क्या होगा कि कुछ टाइम में प्रोडक्ट पी बनेगा, है ना? जैसे जो आर है, 1 मिनट में 1 मोल पी बन गया, 2 मिनट में 2 मोल पी बना, मतलब इसका कुछ रेट होगा। हो सकता है कि कुछ रिएक्शन क्या हो 1 मिनट में 2 मोल पी बना ले, है कि नहीं? अब इस तरह सोचो बेटा कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, उसी को रेट बोलोगे। रेट क्या होता है बेटा? चेंज पर यूनिट टाइम। जो चेंज पर यूनिट टाइम है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, वो इक्वल हो जाए, रेट तो ये लिखते हो ना बेटा। रेट क्या होता है ना? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर चेंज इन डिस्टेंस। तो यहाँ पर चेंज क्या है बेटा? चेंज किस में हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स में। तो 1 मिनट में कितने मोल्स चेंज हुआ यहाँ पर रिएक्टेंट का, और 1 मिनट में कितना मोल्स चेंज हुआ प्रोडक्ट का। तो अगर दोनों इक्वल हो जाए तो रेट भी इक्वल हो जाएगा, है ना? हाँ। आगे चलो, आगे लिखा हुआ यहाँ पर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना? देखो हम लोगों को मेनली 2 टाइप का इक्विलिब्रियम पढ़ना है ना? जो इक्विलिब्रियम है उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना? तो यहाँ पे देखो लिखा क्या गया है फिजिकल इक्विलिब्रियम में, है ना? तो फिजिकल इक्विलिब्रियम लिखा गया है द डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल, यहाँ नहीं लिखा, ऊपर लिखा गया है द अपोजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व ओनली फिजिकल चेंजेस, द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम, है ना? कि अगर केवल फिजिकल चेंज हो रहा है, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी रिएक्शन में केवल फिजिकल चेंज हो रहा है, उसको तुम बोलोगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे सॉलिड टू लिक्विड, है ना? सॉलिड से लिक्विड बना दिया, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। लिक्विड से गैस बना दिया, किसी सॉलिड को तुमने डिजॉल्व कर दिया, किसी गैस को तुमने वाटर में डिजॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा?
बोलो बेटा, फिजिकल बोलो बेटा, बोलो। फिजिकल चेंज हो रहा है। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा बोल देना, है ना। तो देखो यहाँ पर फिजिकल इक्विलिब्रियम में दोबारा बोल रहा हूँ, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, केवल फिजिकल स्टेट चेंज होगा। ठीक है, याद रखो, फिजिकल इक्विलिब्रियम में केवल फिजिकल स्टेट चेंज होगा। जो बेटा जो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का क्या चेंज होगा बेटा, फिजिकल स्टेट। जैसे यहाँ देखो पॉइंट ए में क्या लिखा गया है ना। पॉइंट ए में जो फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल दिया गया है, उसमें दिया गया है सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, इस एग्जांपल को देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा मैं इसको, है ना, स्पेस ले रहा हूं यहाँ पर, केवल से एग्जांपल को देखोगे। ठीक है, तो इसमें दिया गया है H2O सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड, है ना। तो यहाँ पर जो H2O सॉलिड है वो क्या होगा बेटा, ये आइस है। ठीक है, H2O लिक्विड मतलब क्या हुआ बेटा, ये वाटर है। तो आइस वाटर में मेल्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बेटा वाटर भी होगा और आइस भी होगा, है ना। और दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में, मालूम है कि नहीं बेटा। यही तो है फेज चेंज। यहाँ पर वाटर, यस सर। हाँ, वाटर देखो, जो आइस है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब देखो जो आइस है, आइस का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। वाटर का भी केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। तो क्या यहाँ पर कोई केमिकल चेंज हुआ, नो नो सर। सर। नो सर। कोई केमिकल चेंज नहीं है। तो क्या होगा, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया। ओके, तो ये इसी को ऊपर यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर सेकंड में, देखो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम दिया गया है, लिक्विड गैस। तो ये भी काफी आसान सा एग्जांपल है ना। तो जो वाटर है, वाटर देखो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर लिक्विड जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। गैस लिखा हुआ, गैस मतलब क्या हुआ, स्टीम हुआ। तो ये तुम्हारा वाटर है और ये है स्टीम। तो वाटर स्टीम में किस डिग्री सेल्सियस, किस टेम्परेचर पर कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर। हाँ, तो वाटर लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो गया 100 पर, है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर और स्टीम दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है ना। तो यहाँ पर जो वाटर है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O, स्टीम का भी केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O, है ना। दोनों H2O है, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या होगा बेटा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है बेटा। यस आइस, यस सर। आइस, सर। हाँ, ओके। तो आइस वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा और वाटर स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। आगे जो थर्ड में देखते हैं यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम को देख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है सॉल्ट। सॉल्ट को तुमने वाटर में डिजोल्व कर दिया। ठीक है, तो ये सॉलिड था बेटा। जब तुम सॉल्ट को चम्मच में उठाते हो बेटा, सॉलिड होता है कि नहीं, सॉलिड होता है ना। यस सर। यस जब तुम सॉल्ट को डिजोल्व कर देते हो वाटर में, तो क्या वो सॉलिड पार्टिकल तुम्हें दिखाई देता है, नो नहीं सर। ना। नो मिल सर। जाते हैं। तो उसको तुम क्या बोलोगे बेटा, डिजोल्व से, या फिर आयनाइज। ये तुम इन सोल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको इनको मैं अलग कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है ना। ये मैंने इनको सेपरेट कर दिया। तो सॉल्ट पहले क्या था बेटा, सॉलिड था। अब सॉल्ट क्या होगा बेटा, सॉल्ट सॉल्यूशन में आ गया। ठीक है, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। पहले सॉल्ट सॉलिड में था, अब सॉल्ट क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन स्टेट में आ गया, सॉल्यूशन में आ गया, है ना। तो दोनों का जो फिजिकल स्टेट है वो अलग अलग है। सॉल्यूशन मतलब लिक्विड स्टेट में है और सॉलिड मतलब ये जो सॉल्ट है वो सॉलिड स्टेट में था पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जो NaCl है या जो सॉल्ट है, तो क्या उसके फॉर्मूले में कोई चेंज होता है बेटा, नो सर। नो सर। कोई No, चेंज sir. नहीं होता है ना। तो कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो कोई केमिकल चेंज अगर नहीं हो रहा है तो उसको तुम बोलोगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल देखो, ये लास्ट एग्जांपल तुम सबने किया होगा, है ना। ये देखो यहाँ पर लिखा गया है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। तुमने कार्बोनेटेड ड्रिंक पिया होगा, है ना। कार्बोनेटेड ड्रिंक मतलब कोका कोला, मैंगो, माजा, ये सब, है ना। Yes, तो
यहाँ पर क्या होता है, जब तुम ढक्कन ओपन करते हो तो फिस के आवाज करते हुए कोई गैस बाहर निकलता है कि नहीं? वो गैस क्या होता है बेटा? वो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलता है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले डिजॉल्व होता है लिक्विड में। जो तुम्हारा बॉटल है, इस बॉटल में क्या होता है बेटा, पहले बॉटल के अंदर, तुम्हारा बॉटल है ये मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। तो इसमें तुम देखोगे यहां तक तो तुम्हारा ड्रिंक रहता है, जो भी तुम ले है ना खरीदते हो, और इसके ऊपर जो है ये तुम्हारा जो वैकेंट स्पेस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है, यहाँ पर जो तुम्हारा ड्रिंक है, उसमें एक इक्विलिब्रियम होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो गैसियस स्टेट में भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा डिजॉल्व्ड या सोल्यूशन में भी है, इसको तुम बोलोगे सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में भी है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस स्टेट में भी है। तो अब देखो जो गैस है, गैस डिजॉल्व हो गया, तो गैस यहाँ पर क्या है ना, गैस यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड देखो ये गैस है, और इसके अंदर दोनों का जो फिजिकल स्टेट है वो अलग अलग हो गया। यहाँ पर गैस CO2 क्या है, गैस स्टेट में है, और CO2 यहाँ पर लिक्विड स्टेट में आ गया, डिजॉल्व स्टेट में आ गया, सोल्यूशन स्टेट में आ गया। दोनों अलग अलग है ना बेटा, यहाँ पर जो फिजिकल स्टेट है वो अलग अलग है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबको समझ में आएगा तीन चारों एग्जांपल? सर एक क्वेश्चन यस था। सर। हाँ बेटा पूछो। सर रेट, फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट इक्वल होना चाहिए, पर सर अगर हम फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो सर उसमें तो सिर्फ फॉरवर्ड रेट है, बैकवर्ड रेट के लिए तो हमें वाटर को कंडेंसेट करना पड़ेगा। देखो बेटा क्या होता है ना, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर रखोगे, तुमने क्या किया, पूरा एनवायरनमेंट तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, यहाँ तुमने आइस क्यूब रख लिया, और जो वाटर भी है, वाटर भी क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर है ना। अब पूरे इसको तुमने क्या किया, तुमने इसको इंसुलेटेड थर्मा जो भी है थर्मोप्लास्ट में बंद कर दिया। आइस भी है यहाँ पर, वाटर भी है, तो वाटर टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, आइस का टेम्परेचर कितना है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जितना आइस मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होगा है ना, उतना ही जो वाटर है, वाटर क्या होगा, फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखो, यहाँ पर जो एनर्जी है बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, या बाहर का एनर्जी अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा क्या है तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब पूरा अलग कर दिया इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? यस सर। हाँ, तो इस स्टेज पर क्या होगा, जितना आइस वाटर में कन्वर्ट होगा उतना ही वाटर आइस में कन्वर्ट होगा। दोनों जो रिएक्शन का रेट है वो इक्वल होगा। अगर x मोल आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो x मोल वाटर भी आइस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जो एनर्जी है उसके अंदर ही है, तुम्हारा जो सिस्टम के अंदर ही है। अगर ओपन प्लेट में रख दोगे आइस को है ना बाहर, तो आइस तो पूरा मेल्ट हो जाएगा, तुम कहोगे तो गड़बड़ हो गया मामला है ना। तो याद रखो ये थर्मोफ्लास्क के अंदर होता है। ठीक है, ये जो वहां पर जो टेम्परेचर है वो फिक्स है, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, 0 डिग्री सेल्सियस। बाहर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है 27, 30, 35 इस तरह से चलता है। ठीक है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। आगे देखो केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम काफी आसान है ना। अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा हो रिएक्शन में, कोई भी केमिकल चेंज, जैसे तुमने क्या किया कि PCl5 ले लिया, PCl5। ठीक है, तो PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। याद नहीं करना है, मैंने केवल लिख दिया इसको। तो आप देखो जो PCl5 है ना, ये अलग केमिकल सब्सटेंस है, क्लोरीन एक अलग केमिकल सब्सटेंस है, PCl3 एक अलग केमिकल सब्सटेंस है। तो जो रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट को देखोगे तो रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट दो अलग अलग केमिकल स्पेसीज है ना। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है बेटा, केमिकल चेंज हो रहा है, कोई फिजिकल चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर केमिकल चेंज हो गया। पूरा जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया। तो अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा हो रिएक्शन में तो तुम क्या बोलोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अपोजिंग प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है बेटा, अपोजिंग प्रोसेस है। ठीक है, अपोजिंग प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोगों ने,
मैं ऊपर कर दूं, ऊपर कर यस दूं? सर। ओके, मैं ऊपर कर देता हूं। ये मैंने ऊपर कर दिया यहाँ से, ठीक है। बोलना मैं नीचे स्लाइड कर दूंगा। नीचे करूं? यस सर। यस सर। ओके, नीचे करूं बेटा? यस सर। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया होगा, आगे बढ़ो। जी सर हो गया। ओके चलो, आगे हम लोग पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जो तुम्हारा चैप्टर है बेटा, इसका नाम ही है केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। लेकिन कभी कभी एक दो क्वेश्चन फिजिकल इक्विलिब्रियम का पूछ देता है। तुम्हारे एनसीईआरटी में भी फिजिकल इक्विलिब्रियम का ये 4 एग्जाम्पल दिए गए थे, चारों मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो कभी कभी एक दो एग्जाम्पल फिजिकल इक्विलिब्रियम का पूछता, इसलिए मैंने ऊपर लिखवा दिया जितने भी एग्जाम्पल थे फिजिकल इक्विलिब्रियम का। लेकिन डिटेल में हमको क्या पढ़ना है बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम को ही पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को देखना है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, कैसे ये स्टेब्लिश होता है यहाँ पर, है ना। ये ग्राफ क्या बता रहा है यहाँ पे, सबको देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में एक रिएक्शन दिया गया है। मैं इस रिएक्शन को हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैं ये कर दिया हाईलाइट, ठीक है। अब देखोगे A प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस डी, ठीक है। A प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस डी। तो A और B रिएक्ट करके C और D बना रहा है। अब क्या किया बेटा तुमने, स्टार्टिंग में केवल रिएक्टेंट लिया, टाइम t इक्वल टू 0। क्या मतलब है बेटा? मोल कांस्टेंट मैंने बताया था, टाइम t इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है ना। अभी तुमने मिक्सचर को मिलाकर रखा ही है, अभी थोड़ा सा भी टाइम बढ़ा नहीं आगे। तो तुमने क्या किया, जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट को मिक्स करके रखा हुआ है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर तुमने A0 मोल A का लिया और B0 मोल किसका लिया बेटा? B का लिया। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा टाइम t इक्वल टू 0 पर? तुम्हें तो टाइम, अभी तुमने टाइम ही नहीं दिया प्रोडक्ट बनने के लिए ना। तो टाइम t इक्वल टू 0 प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा बेटा इतना बात सबको? यस सर। टाइम t इक्वल टू 0 पर अगर प्रोडक्ट का अमाउंट 0 है तो रेट क्या होगा बेटा? रिएक्शन का जो रेट है ना। तो अब देखो, जो बैकवर्ड, जब तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी 0 है, तो जो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो पाएगा इस समय? नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मटेरियल ही नहीं है, C और D ही नहीं, तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तुम्हारे पास A और B है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा बेटा? A और B खूब रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ रेट, क्लियर दिख रहा है बेटा? ये तुम्हारा y एक्सिस पर लिखा हुआ रेट, जो y एक्सिस से क्या हुआ बेटा? आवाज बहुत ज्यादा कट रहा है आज, मैं थोड़ा सा उसको और पास ला दे रहा हूँ माइक। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है y एक्सिस पर रेट लिखा हुआ है और x एक्सिस पर टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, टाइम। तो स्टार्टिंग में तुम्हारे पास रिएक्टेंट केवल है A और B, है ना। स्टार्टिंग में तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, क्लियर बेटा? रिएक्टेंट ही तो रिएक्ट करेगा। तो जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो धीरे धीरे जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो जाएगा। कम होगा कि नहीं बेटा? रिएक्टेंट का अमाउंट होगा ना कम? यस सर। तो अब देखो, जो रेट है, जितना बेटा रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा उतना ही उसका रेट होगा। अगर रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है तो तेजी से रेट, मान लो तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा है तो ज्यादा खर्च करोगे, है ना। अगर पैसा कम है तो कंजूसी से रहोगे, कम खर्च करोगे, जहां जरूरत है वहीं खर्च करोगे। ऐसा होता है कि नहीं बेटा? यस तो हाँ, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में A और B का अमाउंट ज्यादा है। तो अगर A और B का अमाउंट ज्यादा है तो जो रेट होगा A और B का रेट करने का वो भी ज्यादा होगा, है ना। तो स्टार्टिंग देखो यहाँ पर जो फॉरवर्ड, देखो ये लिखा हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिख रहा है बेटा? क्लियर सबको दिख रहा है बेटा? फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा हुआ यहाँ पर। यस सर।
तो ये लिखा है फॉरवर्डेशन। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट स्टार्टिंग में ज्यादा है, ठीक है, ये फॉरवर्डेशन का रेट है। जैसे जैसे ए और बी कंज्यूम होगा, ए और बी का अमाउंट कम हो जाएगा, है ना। तो ए और बी का अमाउंट कम होगा तो धीमे धीमे जो खर्च है, खर्च करने का जो एबिलिटी है वो भी कम हो जाएगा ए और बी का, है ना। तो जैसे जैसे तुम्हारा कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा ए और बी का, वैसे वैसे रेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके। जैसे जैसे ए और बी रिएक्ट करेगा वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी कम होगा। अब देखो स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का अमाउंट 0 है, देखो 0 0, है ना। तो प्रोडक्ट के पास 0 पैसा है तो खर्चा कर पाएगा? मान लो तुम्हारे पास 0 रुपए है तो तुम खर्च क्या करोगे? नहीं कर पाओगे ना खर्च। अगर तुम्हारे पास 0 बैलेंस है तो 0 खर्च, ठीक है, 0 देखो यहाँ पर है। जैसे जैसे सी और डी का अमाउंट बनना शुरू हुआ, तुम टाइम को इंक्रीज करोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे यहाँ पर, तो सी और डी बनेगा ना थोड़ा थोड़ा, है ना। थोड़ा सा सी बना, थोड़ा सा डी बना। तो जैसे जैसे सी और डी बनेगा वैसे वैसे जो बैकवर्ड रिएक्शन उसका भी रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट डिक्रीज होगा, जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका रेट इंक्रीज होगा। एक ऐसा टाइम आएगा बेटा डिक्रीज और इंक्रीज होते होते कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों इक्वल हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ऐसा टाइम मिलेगा कि नहीं कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट इक्वल हो जाए, ये टाइम तो मिलेगा ना? यस सर। 0 ही वाला तो होगा टाइम। हाँ, तो उसी टाइम में तुम क्या बोलोगे? उसी टाइम बोलोगे इक्विलिब्रियम टाइम, ठीक है। इसे तुम क्या बोलोगे? ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो जिस स्टेज पर, जिस पॉइंट पर दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाए उसको तुम बोलोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दिया, इस ग्राफ को आना जरूरी है क्योंकि वो पहले मैंने ग्राफ नहीं बताया था, यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ फॉरवर्ड, ये लिखा हुआ रिवर्स रिएक्शन। ये क्या लिखा है बेटा? रिवर्स, ठीक है, रिवर्स, रिवर्स रिएक्शन। बना लिया ग्राफ? Yes, sir. ओके, ग्राफ बन गया। तो कुछ और चीजें देख लेते हैं यहाँ पर। स्क्रीनशॉट लेना। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। हो गया सर। हो गया बेटा। अब देखो क्या होता है, एक ग्राफ में और बना दे रहा हूं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे जो ग्राफ बना रहा हूं बेटा, ये जो ग्राफ है ये है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट का, वो कैसे चेंज हो रहा है। एक मिनट का समय इसको देख लो। तो यहाँ पर है रिएक्टेंट, सॉरी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन। यहाँ पे बेटा रेट था ये लिखा हुआ, यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखा हुआ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो अब तुम लोग बताओगे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा या बढ़ेगा? बताओ। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा ना, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। और इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है, मतलब जितना तुम दे रहे हो उतना वापस मिल जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा, है ना, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? 0। कांस्टेंट हो जाएगा ना बेटा, जितना दिया उतना वापस मिल गया। 2 रुपए दिया, 2 रुपए वापस मिलेगा, 0 नहीं हुआ ना, बराबर हुआ, कांस्टेंट हुआ ना। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, जितना, हाँ, जितना प्रोडक्ट बना उतना वापस बन गया रिएक्टेंट, तो जो चेंज हो 0 हो जाएगा, लेकिन जो कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगा, ये हो गया कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। और इक्विलिब्रियम के बाद ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद क्या होगा बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं।
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देखो, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट 0 था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। बढ़ेगा कि नहीं? कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। और इक्विलिब्रियम के बाद क्या होगा? कांस्टेंट होगा कि नहीं? तो जितना सी बना उतना वापस रिएक्ट कर जाएगा, जितना सी बनेगा उतना ही रिएक्ट कर जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो कुछ लोग पूछे बेटा कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर। ठीक है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल पर लीटर, है ना। इसको मोलरिटी भी बोलते हैं, मोलरिटी। जो मोलरिटी है वो चेंज होगा, क्योंकि मोल चेंज हो रहा है ना बेटा, ए का मोल चेंज होगा, बी का भी मोल चेंज होगा, और जो तुम कंटेनर करा रहे हो बेटा उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा। तो मोल पर लीटर, जो मोल चेंज होगा उसका कंसंट्रेशन भी चेंज होगा ना। जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्राफ समझ में आ गया? आवाज क्लियर आ रहा है बेटा? ग्रुप ग्रुप करा रही है, आवाज कट कट के नहीं आ रही है? नहीं सर, क्लियर है। यस सर। ओके, तो ये ग्राफ सबको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल इक्विलिब्रियम के, क्या है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ, इसको देखेंगे, है ना। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। नंबर 1, द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, दैट इज रिएक्शन कंटिन्यूज इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ इसका? कि रिएक्शन लगातार चलता रहता है, कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट लगातार प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा? लगातार रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। ये रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होगा, है ना। इसी को बोलते हैं डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनेमिक मतलब लगातार चल रहा हो, डायनेमिक मतलब जो तुम्हारा रिएक्शन है वो चल रहा है, रुका नहीं है, तो दोनों डायरेक्शन में लगातार चलता है। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, ऐसा नहीं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता, लगातार कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तुमने आइस ले लिया, ठीक है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है ना। तुमने थर्मोफ्लास्क में आइस वाटर रख दिया, तो जो आइस है वो लगातार वाटर में, और वाटर लगातार आइस में कन्वर्ट होता रहेगा, कभी रुकेगा, स्टॉप नहीं होगा, है ना। ये जो प्रोसेस है लगातार चलता रहेगा, इसी को बोलते हैं डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। Yes. आ जाओ सेकंड पॉइंट पर। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये सबको समझ में आ गया बेटा? मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन किया इसको। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों का रेट क्या होगा बेटा? इक्वल हो जाएगा। बताया था ना? हाँ, दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। पॉइंट 3, द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम सच एज प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी रिमेन्स इनवेरिएंट विद टाइम। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो ये सब जो चीजें हैं बेटा, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, डेंसिटी डी हो गया, ये सब क्या होगा? कांस्टेंट हो गया, ये चेंज नहीं होगा, है ना। जैसे रिएक्टेंट क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस आ जाएगा। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन होगा आर का वो फिक्स हो गया, या फिर जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का है वो भी फिक्स हो गया, है ना। जीरो नहीं बोलेंगे बेटा, जीरो। मैंने वही बोला तुम्हारे पास 2 रुपए है, 2 रुपए तुमने दिया, 2 रुपए वापस मिल गए, तुम्हारे पास 0 रुपए नहीं है बेटा, 2 रुपए है ना। तो जो चेंज है, चेंज 0 होगा। तुम्हारे पास 2 रुपए है ना, जो चेंज करने का जो है ना, वो चेंज 0 हो जाएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन 0 होगा, लेकिन अमाउंट तो है ना। यहाँ पर वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम फिक्स है यहाँ पर। वॉल्यूम में क्या तुमने क्या, एक कंटेनर में तुमने रिएक्शन है, यहाँ पर कोई कंटेनर में तुम रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, उस कंटेनर में रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी इसमें दिया गया है, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, ठीक है। तो इन तीनों का जो रिलेशन है वो कांस्टेंट होगा, मतलब इसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यस सर। इतना समझ में आ रहा है बेटा सबको? चलो आगे देखते हैं यहाँ पर।
फोर्थ पॉइंट, द इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम ईदर साइड। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, तुमने एक इक्विलिब्रियम बनाया जिसमें रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एक डायरेक्शन हो गया बेटा फॉरवर्ड वाला, ये है तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरा क्या होगा बेटा, ये बैकवर्ड वाला डायरेक्शन हो गया ना। तो इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट हो सकता है, चाहे तुम रिएक्टेंट ले लो ए मोल। अगर ए मोल तुमने केवल रिएक्टेंट लिया तो क्या होगा, जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। तो जब जैसे ही प्रोडक्ट थोड़ा सा बना, प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, तो लगातार चलता रहेगा और इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा। इसका उल्टा भी कर सकते हो। तुमने क्या किया, ए मोल प्रोडक्ट ले लिया, रिएक्टेंट 0 है स्टार्टिंग में, है ना। तुमने ए मोल प्रोडक्ट ले लिया तो अब क्या होगा बेटा, पहले जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, है ना, थोड़ा सा रिएक्टेंट बनेगा। जैसे ही रिएक्टेंट बना, रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, लगातार ये चलता रहेगा और इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा, ठीक है। तो Yes, इसका sir. मतलब क्या हुआ है कि इक्विलिब्रियम तुम किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन हो चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर, फोर्थ पॉइंट Yes, क्लियर sir. हुआ बेटा सबका। यस सर Yes, यहाँ sir. पर बोलते हैं, सर हाँ बोलो। सर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रेट सेम होना, तो यहाँ पे इसे स्टार्ट करने का क्या मतलब हुआ? रेट से बेटा जब तुम मिक्स किया, मतलब आर तुमने ले लिया, क्या जैसे तुम बाइक चलाते हो 80 किलोमीटर पर आवर तुम्हें चलाना है, तो क्या तुम बाइक में बैठते 80 किलोमीटर पर आवर हो जाता है बेटा बाइक का रेट? नो सर। बाइक तुम चलाते हो नहीं होता है ना, जीरो पहले हो, जब तुम खड़े हो तो जीरो होगा वहां पर, फिर धीमे धीरे एक्सीलरेटर स्टार्ट करोगे, गियर लगाओ। जिसके पास बाइक नहीं है, साइकिल का एग्जांपल ले लो, साइकिल चलाते ही हो गया ना, तो साइकिल का जो रेट है, मान लो तुम्हें 5 किलोमीटर पर आवर चलाना है, तो पैडल मारते हो वहां पर धीमे धीमे, तो रेट क्या होगा, धीमे जीरो से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो उस रेट तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, ऐसा नहीं तुम बैठे तुरंत 80 किलोमीटर हो जाएगा, है ना बेटा, ऐसा नहीं होता है। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट धीरे धीरे इसका रेट बढ़ेगा, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का रेट है ना, रेट धीरे धीरे जो भी है कम या ज्यादा होगा, ठीक है। यस सर। समझ में आ रहा बेटा सबको? ओके, पॉइंट 5 पर आ जाओ। A catalyst can fasten the approach of equilibrium but does not alter the state of equilibrium, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पर कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट क्या काम करता है बेटा बताओ, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? रेट बोलो बढ़ा देगा बेटा। बिना इन्वॉल्व हुए। हाँ, बिना इन्वॉल्व हुए रिएक्शन का रेट बढ़ा देगा, तेजी से रिएक्शन होने लगेगा, ठीक है। तो अब देखो, जो तुमने कैटलिस्ट डाला है वो रिएक्टेंट का भी रेट बढ़ाएगा, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका भी रेट बढ़ाएगा, और जो बैकवर्ड रिएक्शन चल रहा है ये पीछे वाला, इसका भी रेट बढ़ाएगा। दोनों एक साथ बढ़ जाएंगे, है ना। जितना फॉरवर्ड बढ़ेगा बेटा उतना बैकवर्ड बढ़ जाएगा, दोनों रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा बेटा, जीरो इफेक्ट होगा कि नहीं, है ना। यस सर। जो रिएक्शन दोनों का रेट एक साथ बढ़ा दिया तो ओवरऑल जो इफेक्ट हो जीरो होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है the catalyst can fasten the approach of equilibrium but does not alter the state of equilibrium, है ना। तो जो इक्विलिब्रियम है उसको चेंज नहीं करेगा, जो इक्विलिब्रियम का कोई रिएक्शन है तो वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। लेकिन क्या होता है बेटा, रिएक्शन का रेट बढ़ा देगा। जब रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा तो अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम फास्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लो 80 किलोमीटर पर आवर जाना है, तो क्या करेगा यहाँ पर, इसको एक्सेलरेट कर देगा, तुरंत 80 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाओगे, ठीक है। हमारा जो इक्विलिब्रियम का जो रेट है वो 80 किलोमीटर है, तो तुम्हारे लैंग्वेज बता रहा हूँ यहाँ पर, लेमन टर्म बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 80 किलोमीटर पर आवर पर जाना है तुम्हें, ठीक है। तो अगर तुमने यहाँ पर एक्सेलरेटर दबा दिया तुरंत पहुंच जाओगे 80 किलोमीटर, तेजी से पहुंच जाओगे, तुरंत तो नहीं पहुंचेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तेजी से पहुंच जाओगे, है कि नहीं। वही यहाँ पर कैटलिस्ट का रोल होता है, जब तुम कैटलिस्ट डाल दोगे तो तेजी से स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाओगे, ठीक है। समझ में आया बेटा सबको? यस यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ना है टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़ लिया है,
ये टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे केमिकल जो टर्म छूट गया था, केमिकल, ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर तुमने पढ़ा था बेटा टाइप ऑफ इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया को है ना, इक्विलिब्रिया सिंगुलर टर्म है, इक्विलिब्रियम मतलब प्लूरल है यहाँ पर, ठीक है। तो इक्विलिब्रिया कहीं इक्विलिब्रियम लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। So type of equilibria, so there are mainly two type of equilibria. Number one homogeneous, number two heterogeneous. तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए बेटा। होमोजीनियस मतलब क्या हुआ, एक समान, है ना, सेम अमाउंट नहीं, एक समान, है ना। और हेट्रोजीनियस मतलब यहाँ पर विभिन्नता हो, है कि नहीं, अलग अलग। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर इसका जो वर्ड है, वर्ड से इसका समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर होमोजेनियस का मतलब क्या होगा, क्या एक समान होगा, यहाँ पर जो फिजिकल स्टेट है ना, फिजिकल स्टेट एक समान होना चाहिए। द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज, ठीक है। तो जो फिजिकल स्टेट है, जो फेज है, फेज अगर सेम हो गया तो उसको तुम बोलोगे होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पर देखो H2 plus I2 is in equilibrium with twice HI, है ना। तो H2 का फिजिकल स्टेट गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, ये तीनों के तीनों ही गैसियस स्टेट में है। N2H2 अमोनिया, ये तीनों भी गैसियस स्टेट में है। N2O4 NO2 गैसियस स्टेट, मतलब दिख रहा है बेटा होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, है ना। जो रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट है वही प्रोडक्ट का भी फिजिकल स्टेट है। यहाँ देखो लिक्विड 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 लिक्विड, तो ये सब क्या हुआ, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम हुआ। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, कम टू द हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, है ना। क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फेजेस। कोई भी एक फेज अलग हो गया, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे एक भी प्रोडक्ट हो, अगर फेज अलग हो गया उसका तो क्या होगा, हेट्रोजीनियस। यहाँ देखो सॉलिड है ये गैस हो गया, है ना, हेट्रोजीनियस। सॉलिड है ये गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। ये सॉलिड है ये गैस है, ये फिर से गैस बन गया, तो ये सब क्या बेटा, हेट्रोजीनियस। तो सॉलिड गैस सॉलिड लिक्विड सब मिक्स है, तो अगर ये सब मिक्स है यहाँ पर तो तुम बोलोगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर, तो उसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कहाँ से आ गया, एक मिनट बेटा, ये कुछ दूसरा आ गया। कैसे आ गए, एक मिनट बेटा ना, तो मुझे चेंज करना होगा। नोट करो बेटा, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको याद करना है, एग्जाम में आएगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन वगैरह भी याद रहना चाहिए। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ और होमोजेनियस इक्विलिब्रिया का मतलब क्या है, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। तो आगे हम लोग पढ़ना है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और यहीं से जो एक्चुअल केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टार्ट होता है, ठीक है। इससे पहले था बेसिक कॉन्सेप्ट था, है ना, थोड़ा बहुत क्वेश्चन वहां से भी आता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन यहीं से राइज होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन उसके आगे से। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, जिसका एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन पढ़ोगे, लिखा हुआ है द रेट at which a substance react is directly proportional to its active mass and rate of chemical reaction is directly proportional to product of active masses of reactants each raised to a power equal to corresponding stoichiometric coefficient appearing in a balanced chemical equation। ये इसका डेफिनेशन दिया गया है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको इसी तरह से लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है।
इसका मतलब क्या है मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो एक बार तुम लोग खुद से पढ़ो इसको, अपने मन में पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ है, थोड़ा समझो, दिमाग लगाओ यहाँ पर, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी आप सबने पढ़ लिया होगा। देखो बेटा यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या क्या है बेटा बताओ, रिएक्टेंट क्या क्या है जो मैंने हाईलाइट किया है केमिकल इक्वेशन में, इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? ए और बी। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट्स है, ठीक है। यहाँ बेटा जो इसकी कैपिटल ए के आगे एक स्मॉल ए लिखा हुआ है, ये क्या होता है बेटा? स्मॉल ए स्मॉल बी, ये क्या होता है? ये क्या है बेटा स्मॉल ए स्मॉल बी? इनके जब तुम कोफिशिएंट। किसी केमिकल, हाँ जब तुम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो है ना, जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो उसके सामने कुछ कोफिशिएंट आ जाते हैं ना, उसको बैलेंस करने के लिए करते हो कि नहीं? जैसे तुम्हें बैलेंस करना हो Mg प्लस O2, ठीक है, गिव्स MgO, इसको बैलेंस करना हो तो कैसे बैलेंस करते हो? तो यहाँ लिखे 2 लगाते हो, यहाँ पर 2 लगाते हो, है ना, तो बैलेंस हो जाता है। तो ये तुमने 2 लगाया, यहाँ पर क्या होगा बेटा? इसको तुम कोफिशिएंट बोलोगे, और इसी कोफिशिएंट को बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी लिखा गया है, ये चारों क्या है बेटा? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो समझ में आ गया स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? यस जब सर। केमिकल Yes, sir. इक्वेशन को बैलेंस करते हो, जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने कुछ नंबर आएंगे, उसी नंबर को स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट में, रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन, रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अगर तुम्हें रेट लिखना हो तो मैं यहाँ पर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या बेटा? यहाँ पर ए और बी रिएक्टेंट है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी रेज टू द पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके पावर क्या होना चाहिए बेटा? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ए का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए है और बी का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी है, ठीक है। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द active masses, product of the active masses of reactant raised to the power their stoichiometric coefficient, okay। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। तो अब यहाँ एक बता रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पर एक टर्म दिया गया है बेटा एक्टिव मासेस, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। तो एक्टिव मास क्या होता है? देखो बेटा जब तुम रिएक्शन कराते हो, ठीक है, जब तुम रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस है वो पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं करता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है कि एक चौक है, ये मैंने चौक बनाया हुआ है ना, तो चौक वाला एक्सपेरिमेंट आई होप सबने किया होगा घर पे। तो एक चौक को, जो व्हाइट चौक है, उसको कलरफुल चौक में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करो बेटा व्हाइट चौक को कलरफुल चौक में? बताओ। ये तुम्हारा व्हाइट चौक है, इसको कलरफुल, तुम्हें मान लो इसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट करना है इस चौक को। तो कैसे चौक को ग्रीन कलर में कन्वर्ट करोगे? बोलो कोई बताओ बेटा, या तो होगा ना, लिक्विड में डाल देंगे। हाँ, तो इसको कलर्ड लिक्विड में डिप कर दोगे, है ना। तुमने कलर्ड लिक्विड लिया और कलर्ड लिक्विड में इसको डिप कर दिया, ठीक है। ये कलर्ड लिक्विड मान लो यहाँ पर है, इसमें तुमने डिप कर दिया, तो क्या होगा बेटा? तो इसमें डिप कर दिया, डिप करने के बाद उसको उठाकर धूप में सुखाते हो, धूप में सुखा दोगे, तो धूप में सुखाने के बाद क्या होता है? ये कलर्ड होता है, चारों तरफ क्या होगा? कलर यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये जो कलर है यहाँ पर, ये मैंने पिंक कलर लिया था, पिंक कलर का ये हो जाएगा, ठीक है, पिंक कलर का हो गया, धूप में सुखा दिया। तो अब उसके बाद क्या करो? इस चौक को तोड़ो बीच में से, जो चौक है चौक को बीच में तोड़ो यहाँ पर,
ठीक है। जब तोड़ो तुम्हें क्या दिखाई देगा? तोड़ने पर तुम्हें दिखाई देगा कि जो चौक है, जो तुमने चौक यहाँ पर लिया है ना, इसका जो सरफेस है, जो किनारे किनारे है, यहाँ पर तो कलर लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो इनर पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है, वहां तक लिक्विड नहीं गया है, केवल बाहर बाहर जो है कलर तो है, अंदर अभी भी व्हाइट है। ये तुमने देखा है कि नहीं? सर देखा। Yes, चौक sir. को ब्रेक Yes, करो। sir. हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा चौक रिएक्ट नहीं किया, थोड़ा सा जो ऐसा भी चौक है जो रिएक्ट नहीं किया, है ना। बाकी Yes, चौक तो रिएक्ट किया, लेकिन थोड़ा सा जो पार्ट है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो जो पार्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उसी को एक्टिव मास बोलते हैं, ठीक है। अब एक्टिव मास टर्म समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो अब एक्टिव मास को निकालोगे कैसे? जो एक्टिव मास है यहाँ पर नीचे आगे दिया गया, बता दूंगा आगे, ठीक है। जो एक्टिव मास होता है, क्या होता है बेटा? एक्टिव मास किसी भी रिएक्शन में अगर एक्टिव मास में पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्टिव मास, तो एक्टिव मास होता है बेटा मोलरिटी, ठीक है। सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होगा वो होगा एक्टिव मास, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। मोलरिटी होगा या फिर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। कोई गैस है तो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा बेटा एक्टिव मास, और अगर कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन का मोलरिटी उसका एक्टिव मास होगा। क्लियर? समझ में आ गया बेटा कि एक्टिव मास क्या होगा? मोलरिटी को ही एक्टिव मास बोलोगे और पार्शियल प्रेशर को ही एक्टिव मास बोलोगे, ठीक है। तो मास और एक्टिव मास में जो डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम में मोलरिटी को एक्टिव मास बोलोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में पार्शियल प्रेशर को एक्टिव मास बोलोगे। ये भी समझ आ गया बेटा कि हम लोगों को एक्टिव मास का मतलब क्या समझना चाहिए? एक्टिव मास मतलब मोलरिटी, एक्टिव मास मतलब पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ओके, Yes, फिर से दोबारा आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन पर आते हैं बेटा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में दिया गया है, लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या दिया गया बेटा, है ना, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? स्मॉल a और स्मॉल b। ओके, तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा ना, Yes, एक sir. कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ तुमने कांस्टेंट लिख दिया, ये जो कांस्टेंट है वो है स्मॉल k, ठीक है। ये स्मॉल k यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, ओके। तो इस स्मॉल k क्या बोलोगे? वेयर स्मॉल k इज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन। तो स्मॉल के क्या होगा बेटा? रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है बेटा सबको? यहां से लेकर यहां तक समझ में आया बेटा? जब तुम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो, है ना, तो एक कांस्टेंट आएगा कि नहीं? रेट दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ a पावर a एक्टिव मास ऑफ b पावर b। ये क्लियर है कि नहीं यहां तक? बताओ। यस सर, यहाँ तक तो आ गया। ये तो स्टेटमेंट है। इस प्रोपोर्शनलिटी को यहां से हटाना है, तो कैसे हटेगा बेटा? कांस्टेंट आएगा कि नहीं सर? जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट कर दो तो कांस्टेंट आता है। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर याद कर लो, जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में चेंज करोगे, हटाओ प्रोपोर्शनलिटी को, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट स्मॉल के है उसको रेट कांस्टेंट नाम दिया गया। क्या दिया गया बेटा? क्योंकि ये रेट तुम निकाल रहे हो, इससे जो कांस्टेंट है उसका नाम क्या दिया गया? रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट को ही वेलोसिटी बोलते हैं, रेट या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसको बोला गया है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, एट दैट टेम्परेचर। तो यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब तो क्लियर हो गया होगा ना? यस सर। ओके, तो यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, उस नोट को देखेंगे, नोट के अंदर क्या है और कुछ एग्जाम्पल दिए गए, ठीक है। नोट्स को देखो, नोट्स में नंबर 1 लिखा गया एक्टिव मास। द एक्टिव मास इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस एक्चुअली participating
in the reaction. Hence active mass is equal to number of moles divided by volume in liter. तो ये किसका फॉर्मूला है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोलारिटी है ना? Yes, sir. हाँ, तो अगर कंसंट्रेशन दिया गया, कंसंट्रेशन मोलारिटी में होगा, ठीक है। या फिर एक्टिव मास क्या होगा बेटा? या फिर मैंने बताया था यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर बोलो यहाँ पर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर का समझ आ रहा है तो प्रेशर, ठीक है। जो गैस है, गैस का प्रेशर होता है बेटा। मान लो गैस ए है, तो गैस ए का कुछ प्रेशर होगा। जो गैस ए का प्रेशर सिर्फ क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। यहाँ पर मान लो ए और बी गैस है ना, तो कुछ ए का भी प्रेशर होगा, कुछ बी का भी प्रेशर होगा। तो ए का जो प्रेशर होगा उसको तुम बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी का जो प्रेशर होगा उसको तुम बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है बेटा। तो मैंने बताया कि एक्वस सॉल्यूशन हो, मतलब कोई सॉल्यूशन हो तो उसका एक्टिव मास निकालोगे, मोलारिटी में आएगा। कोई गैस हो तो गैस का भी तुम निकाल सकते हो, लेकिन अगर कोई सॉलिड हो तो क्या होगा, है ना। यहाँ लिखा हुआ है एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज टेकन यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, ठीक है। तो सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, यूनिटी होता है। पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 3 को देखो, पॉइंट 3 में दिया गया है हर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ स्पेस। तो ये कोई मतलब नहीं, हटा दो, ये गलती से यहाँ पर आ गया। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो थर्ड पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो थर्ड ये बन गया। तो एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। ये मालूम बेटा, इक्विलिब्रियम पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, ये जो तुम्हारा रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है, दोनों का रेट क्या होगा? इक्वल होगा। एक ग्राफ मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। सो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बेटा। ये वाला ग्राफ भी मैंने ऊपर बताया था। यहाँ पर मैंने क्या बताया था बेटा कि जो तुम्हारा रिएक्टेंट है, ये कंसंट्रेशन दिया गया, कंसंट्रेशन ये टाइम, ठीक है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ये मालूम है ना? जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा टाइम के साथ। जैसे ही तुम इक्विलिब्रियम पर अप्रोच करोगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, है ना। और इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है। क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर रिएक्टेंट, और यहाँ पर ग्राफ कांस्टेंट हुआ है, वो होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। Yes. तो इसको नोट कर लिया होगा सबने, या ऊपर स्लाइड करना है? कर लिया सर। सर ऊपर कर दो स्क्रीनशॉट। लो मैंने ऊपर कर दिया। हो गया बेटा नोट? यस सर। ओके, तो यहाँ पे एक दो एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। रिएक्शन दिया गया है ट्वाइस, चलो मैं ये ट्वाइस हटा देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है N2 प्लस थ्राइस H2, ठीक है, गिव्स ट्वाइस NH3। अब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखना है। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में लिखना है। रेट क्या होगा बेटा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। N2 होगा यहाँ पर, देखो रिएक्टेंट क्या है? N2 है और H2 है ना। N2 मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे? H2। तो N2 का पावर क्या होगा बेटा? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है N2 का? 1 है।
यहाँ पर वन को लिखा नहीं था, वन को हटा दोगे यहाँ से, ठीक है, वन को मैंने हटा दिया है। एक्टिव मासेस ऑफ H2 है ना, ये हो गया। रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, ठीक है। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N2 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय H2 पावर 3। तुम प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, सो रेट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट N2 मल्टीप्लाइड बाय H2 क्यूब। ये होगा कि नहीं बताओ? Yes, Yes, sir. sir. सर इसमें कांस्टेंट की वैल्यू का लेंगे? कुछ भी नहीं लेना है, k का वैल्यू k रहेगा, कोई भी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो कांस्टेंट का वैल्यू जो है ना हर एक रिएक्शन में वेरी करेगा। तो ये एग्जाम में या तो दिया रहेगा या तो k को इसी k के फॉर्म में ही रख के छोड़ दोगे। एक और रिएक्शन देख लो, दूसरा रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, ट्वाइस HI इज इन इक्विलिब्रियम विथ I2 प्लस H2। इस रिएक्शन का रेट लिखना है, तो रेट क्या होगा बेटा बताओ? मैं क्या लिखूं आगे बताओ, तुम लोग बताओ बेटा, बोलो। I2 into H2 Directly proportional to I2 into H2. बेटा याद रखो, जब हम लोग रेट लिखते हैं ना तो रिएक्टेंट को लिखा था, प्रोडक्ट को नहीं लिखा जाता, प्रोडक्ट कोई मतलब नहीं है ना। तो I2 और H2 क्या प्रोडक्ट है ना कि रिएक्टेंट है? Sir, product. Product है। है ना, तो इसको कंसिडर नहीं करना है प्रोडक्ट क्या है। यहाँ तो मैंने अमोनिया को लिखा है, कहीं पर देखो नहीं लिखा है ना। इसके ऊपर भी मैंने C और D को लिखा था, देखो C और D कहीं पर था, यहाँ पर नहीं है ना। अगर इसे बैकवर्ड में रेट लिखो तो लिखेंगे ही ना। हाँ, तो बैकवर्ड में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरह वर्क करेगा, तो आगे आएंगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसके लिए बताओ क्या लिखूं मैं? Sir, H की और power H 2. into I HI, H into I नहीं, HI स्क्वायर और ये होगा ना। सो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट HI स्क्वायर, ठीक है। एक और एग्जांपल Yes, sir. एक और एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, Cl2 प्लस PCl3 गिव्स PCl5। अब रेट बताओ इसका बेटा, रेट बताओ इस डायरेक्टली रिएक्शन। प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट Cl2 कांस्टेंट लगा मैं दे रहा हूँ, एक लाइन में दे रहा हूँ कांस्टेंट लगाकर, रेट कांस्टेंट के P. Cl। हाँ L2 PCl। ये होगा ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, Yes, sir. एक मैं और लिख दे रहा हूँ, CaCO3 इज इन इक्विलिब्रियम विथ CaO प्लस CO2। तो CO2 तो गैस हो गया, ये सॉलिड हो गया और ये सॉलिड है। अब बताओ रेट क्या लिखोगे? बोलो। PaO2 रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CaCO. Rate is equal to PaO2 CO2. CaCO3. तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू एक्टिव मास ऑफ सॉलिड CaCO3। तो सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है बेटा? 1 होता है ना। तो CaCO तो देखो सॉलिड है कि नहीं बेटा? सॉलिड है ना। Yes, sir. तो रेट क्या होगा? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट होगा कि नहीं? ये होगा ना। Yes, sir. याद रखना बेटा, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, ठीक है। तो नीचे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ, उसको करते हैं, देखते हैं क्या है। Sir, एक बार थोड़ा Example ऊपर में। कर दो. सर किसी भी सॉलिड का एक्टिव मास 1 ही होता है। सॉलिड, कोई भी सॉलिड हो दुनिया में, कोई भी सॉलिड हो, उसका एक्टिव मास 1 होगा। आगे कोफिशिएंट लगाओ तो कुछ भी लगा बेटा, सॉलिड है ना, सॉलिड का एक्टिव मास क्या होगा? 1 होगा। ठीक है तो सर। कोफिशिएंट मतलब क्या? कोफिशिएंट तो पावर में जाएगा, 1 के पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा कि नहीं? हाँ यस सर। थोड़ा ऊपर और कर दो. ये और ऊपर कर दे, ऊपर तो लिया था अभी स्क्रीनशॉट बेटा, ऊपर वाला हो Sir, गया, first. ठीक है। नीचे आ जाते हैं आप। सर ये जैसे ये रेट जो है ये
N2 के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे N2 का एक्टिव मास डालना है क्या? कहाँ पे N2 बेटा? ये वाला अमोनिया वाला, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ, तो जैसे ही रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N2 के और H2 के, तो यहाँ पे एक्टिव मास डालना है N2 का और H2 का। हाँ हाँ बिल्कुल, एक्टिव मास ऑफ N2 स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या हो बेटा, जो एक्टिव मास है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे तुमने ऊपर भी लिखा है ना बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है, जो डेफिनेशन है लिखा हुआ है, द रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, है ना, लिखा हुआ एक्टिव मास ना, ठीक है। और फिर यहाँ पर डिफाइन किया है एक्टिव मास क्या होगा बेटा, मोलरिटी होता है, और मोलरिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिखा गया है एक्सरसाइज नंबर 1, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 गैस दिया गया है, N2, H2 और अमोनिया। तो पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, देखो बेटा कि तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है क्लोज कंटेनर, क्योंकि गैस है बेटा तो क्लोज कंटेनर होना चाहिए, नहीं तो गैस उड़ जाएगा, ठीक है। इस गैस में ढेर सारे, इस कंटेनर में ढेर सारे गैस है, गैस ए, गैस बी, गैस सी, ठीक है। इस तरह से ढेर सारे गैस इस कंटेनर में कन्फाइंड है। तो अब जो कंटेनर है, कंटेनर का जो टोटल प्रेशर यहाँ पर आएगा, तुम यहाँ मेजर करोगे प्रेशर, तो जो टोटल प्रेशर P होता है, टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू, है ना, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, ठीक है। तो टोटल प्रेशर को पीटी में लिखते हैं, यहाँ पर पीटी टोटल प्रेशर, जो कंटेनर पर जो टोटल प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, दैट टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, है ना। फिर से देखो पीटी इज इक्वल टू, है ना, तो पीटी है क्या बेटा, टोटल प्रेशर है। तो टोटल प्रेशर मतलब क्या हुआ कि इस कंटेनर पर टोटल कितना प्रेशर ये सब गैस मिलकर अप्लाई कर रहे हो, है ना। इस कंटेनर पर जो गैस ए मॉलिक्यूल है ये इस तरह से प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, गैस बी का जो मॉलिक्यूल है वो भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जो गैस सी मॉलिक्यूल है वो भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है। मतलब जितनी भी गैस है ना बेटा, ये सब के सब गैस क्या हो रहा है, सब के सब गैस इस कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ए, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय गैस बी, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय गैस सी, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी, प्लस जितने भी और अननोन गैस है सबका प्रेशर ऐड करो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टोटल प्रेशर, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है बेटा, इसी को बोलते हैं डाल्टन्स लॉ। तो क्या बोलोगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाल्टन्स, ये डिलीट तो नहीं हो रहा है, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? मान लो कमरे में 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हो यहाँ पर, और दोनों लोग क्या करें बेटा, वॉल के ऊपर धक्का लगा रहे हो, गिराने की कोशिश कर रहे हो दीवार को, दीवार तो गिरेगा ही नहीं, है ना। तो अब क्या हो रहा है बेटा, तुम दोनों लोग फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, कुछ फोर्स तुम लगा रहे हो, कुछ तुम्हारा पार्टनर लगा रहा है। तो टोटल फोर्स कितना अप्लाई हुआ वॉल पर, वो होगा फोर्स अप्लाइड बाय यू एंड प्लस फोर्स अप्लाइड बाय योर पार्टनर। तो वही होता है पार्शियल प्रेशर, कि एक एक गैस ने कितना प्रेशर अप्लाई किया। ओके सर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होगा बेटा, Pt इज इक्वल टू Pa प्लस Pb प्लस Pc प्लस डॉट डॉट डॉट, यह डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस A है और गैस B है, 2 गैस है,
गैस ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो काई ए है, एक्स ए है। गैस बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, ठीक है। और कंटेनर पर जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो पीटी है। कंटेनर पर जो टोटल प्रेशर लग रहा है बेटा कितना है बेटा, पीटी है। तो पीटी क्या है, पीटी यहां पर है, पीटी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑन कंटेनर, ठीक है। एक्स ए और एक्स बी क्या है बेटा, ये दोनों क्या है, पार्शियल सॉरी मोल फ्रैक्शन, ये दोनों है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए एंड बी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए एंड बी। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, तो पी ए क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। तो ये टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में एक रिलेशन है। तो मान लो किसी एक गैस का निकालना हो, मान लो गैस बी का निकालना तुम्हें पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो उसका मोल प्रेशर लिखोगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। मान लो गैस सी का तुम्हें निकालना है, गैस सी का पार्शियल प्रेशर तुम्हें निकालना है, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सी मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ गैस, है ना। तो समझ आ रहा है बेटा किस तरह से तुम पार्शियल प्रेशर को निकालोगे, ठीक है। यस सर। यस सर। तो पहले यहां तक तुम स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये हो गया जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही था बेटा, ठीक है। तो मैं भी क्वेश्चन को भी कर देता हूं। ये समझ में आ गया सबको? अगर समझ में ना आया तो मुझसे पूछ लेना तुरंत, ठीक है। समझ में आ गया ना? यस सर। पार्शियल Okay. प्रेशर तो मोलैरिटी भी होती है। नहीं, पार्शियल प्रेशर बेटा प्रेशर है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार में मेजर करते हो ना यहाँ पर। प्रेशर को यूनिट क्या होता है, एटीएम होता है प्रेशर का यूनिट, बार होता है। मैंने यहाँ पर मोल कांस्टेंट बताया था, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम, बार, एमएम ऑफ एचजी, ये सब प्रेशर का यूनिट है। मैंने लिखवाया था, स्क्रीनशॉट तुमने लिया होगा, ठीक है। मोलरिटी भी मैंने बताया था, कंसंट्रेशन मोलरिटी। एक्वस सब्सटेंस वाले तुमने किसी सब्सटेंस को डिजॉल्व कर दिया है ना, तो वहां पर मोलरिटी तुम लोगे। तो तुम पार्शियल प्रेशर कहाँ निकालोगे, गैस के लिए पार्शियल प्रेशर, अगर कोई गैस है तो वहां पर पार्शियल प्रेशर तुम निकालोगे। अगर कोई सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में क्या निकालते बेटा, सोल्यूशन का मोलरिटी निकालोगे, ठीक है। अब अमोनिया N2 क्या है, अमोनिया N2H2, ये तीनों क्या है बेटा, ये तीनों ही क्या है बेटा, गैस है ना। तो अब इसका पार्शियल तुम्हें निकालना है। मान लो यहाँ पर दिया गया है N2, मैं ऊपर वाला रिएक्शन को नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर जो रिएक्शन था उसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। तो लिखा गया था वहां पर H2 प्लस N2, H2 प्लस N2, तो ये थ्राइस H2 था, गिव्स ट्वाइस NH3, ठीक है। तो अगर तुम्हें निकालना हो पार्शियल प्रेशर H2N2 तो क्या लिखोगे यहाँ पर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ये तो होगा ना, ये Yes, होगा कि नहीं sir. बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। और टोटल प्रेशर क्या होता है बेटा, टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, ये तो होगा टोटल प्रेशर। तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर ऐड करो, नाइट्रोजन का और अमोनिया का, तीनों का प्रेशर ऐड कर दोगे तो क्या होगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, क्या होता है फार्मूला बेटा मोल फ्रैक्शन का, बताओ। नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन का
हाँ नहीं नहीं, वो तो मोलरिटी का होता है, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fraction number of- हाइड्रोजन डिवाइडेड Number- बाई टोटल नंबर ऑफ Total number मोल्स। of- ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। मान लो यहाँ पर तो 3 गैस दिया गया है, H2N2 अमोनिया है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, है ना। इस तरह से तुम लिखोगे, सबका नंबर ऑफ मोल्स लिख डालोगे। ठीक है बेटा, तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, जो ऊपर मैंने बताया था ये डाल्टन्स लॉ, और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला, ये नंबर 1 वाला मान लेते हो यहाँ पर नंबर 1 और ये नंबर 2, ये दो फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए बेटा, ये नंबर 1 फॉर्मूला और नंबर 2 फॉर्मूला। ठीक है, इसी पर पार्शियल प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं बेटा इसी से। ठीक है, मोल फ्रैक्शन तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, मालूम है ना मोल फ्रैक्शन? Yes, Hello? sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. एक्सरसाइज 2 लिखा गया है, एक्सरसाइज 2 देखते हैं क्या है यहाँ पर। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में लिखा गया है कैलकुलेट, थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, स्लाइड कर दे रहा हूँ। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ईच रिएक्टेंट ऑफ गिवन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ईच रिएक्टेंट ऑफ गिवन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। Initial pressure of A and B are 6 atm and 5 atm. Equilibrium pressure of C and D are 2 atm in each case. तो क्वेश्चन को पहले पढ़ो बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो 2 लाइन का क्वेश्चन है। पढ़ लिया बेटा? तो अब देखो लिखा गया यहाँ पर इनिशियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। इनिशियल प्रेशर का मतलब होता है टाइम t इक्वल टू 0, मालूम है ना? इनिशियल मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 0, अभी रिएक्शन हुआ ही नहीं, टाइम 0 है। ठीक है, तो टाइम t इक्वल टू 0 ये होगा तुम्हारा इनिशियल प्रेशर। ठीक है, तो ए क्या होगा, ये भी 0 है, सॉरी ए का अमाउंट कितना बेटा टाइम t इक्वल टू 0 पर? ए का अमाउंट देखो कितना दिया गया, बताओ, देखकर बताओ। इनिशियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी आर कितना? 6 atm. 6 and 5. 5। तो सी और डी कितना होगा बताओ? Sir, 2. 0 होगा, है ना बेटा, इनिशियल में, है ना। इसलिए इनिशियली तुम्हारे पास केवल ए और, इनिशियली मतलब जस्ट रिएक्शन स्टार्ट किया है, तो जब तुमने रिएक्शन स्टार्ट किया तुम्हारे पास ए और बी था, सी और डी 0 होगा, है ना। फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, इक्विलिब्रियम लिखोगे, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, उसे तुम बोलोगे इक्विलिब्रियम, है ना। तो इक्विलिब्रियम पर क्या दिया हुआ है कि सी और डी, जो सी और डी है कितना है यहाँ पर, सी का मान बताओ? 2 दिया गया है, डी कितना है, वो भी 2 दिया गया है ना। तो सी और डी 2 दिया गया है। ठीक है, मान लो हमें 2 नहीं मालूम है, तो कैसे लिखते हैं बेटा कि अब देखो जब तुम्हारा रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट है उसमें से कुछ पार्ट रिएक्ट करेगा, मान लो एक्स रिएक्ट किया यहाँ से, जो बी है बी में से भी कुछ पार्ट रिएक्ट करेगा, मान लेते हैं एक्स रिएक्ट किया है, क्योंकि देखो जितना ए रिएक्ट करेगा, देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखो, देखो यहाँ पर, है ना, कि जो ए है, ए का कोएफिशिएंट 1 है, बी का जो कोएफिशिएंट है वो भी 1 दिया गया है। ठीक है,
ए और बी दोनों का जो स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 दिया गया है, मतलब जितना ए रिएक्ट करेगा उतना ही बी रिएक्ट करेगा, है ना, क्योंकि दोनों का स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल दिया गया है। तो अगर तुमने x मोल रिएक्ट कराया ए का तो x मोल बी का भी रिएक्ट करेगा, ठीक है, जितना ए रिएक्ट करेगा उतना ही सी बनेगा ना, बोलो Yes. बोलो बेटा। और जितना ए रिएक्ट करेगा या बी रिएक्ट उतना ही डी बनेगा। तो इसको ध्यान से देखो बेटा, इतना समझ में आना चाहिए, इतना समझ में आएगा मतलब बहुत काम तुमने कर लिया केमिकल इक्विलिब्रियम का। फिर से देखो, टाइम t इक्वल टू 0 पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तुम्हारे पास ढेर सारा a था 6, b का पार्शियल प्रेशर दिया था 5, ठीक है, 6 और 5 दिया गया है, c और d 0 रहे होंगे। जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो a में से कुछ पार्ट रिएक्ट करेगा, b में से कुछ पार्ट रिएक्ट करेगा। जितना रिएक्ट कर रहा है बेटा उस रिएक्शन के हिसाब से उतना ही प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब दिया गया है इक्विलिब्रियम पर C और D आर 2, तो C और D कितना इक्विलिब्रियम पर, C है x दिया गया है x इक्वल टू 2, है ना, D कितना दिया गया बेटा x है x इक्वल टू 2, तो C और D x दिया गया है 2, तो x इक्वल टू 2 आ गया। तो इक्विलिब्रियम पर A कितना होगा, इक्विलिब्रियम पर A कितना होगा बेटा बताओ, यहाँ पे देखो यही है ना, तो एट इक्विलिब्रियम हेलो A is equal to 6 minus 2 that is 4 and B is equal to 5 minus 2 is equal to 3, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है किसी को बेटा इसमें? हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, आप बात करिए, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे बेटा, बाय बाय।